Very good evening, guys. I warmly welcome you to contract class. Mm, This is our third class of contract, I think so. Yeah, of course, third class. Every class, even I join from my device so that I can see कि the class is going fine. So I keep it in front of me so that I can judge each and everything. तो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट क्लास में बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझी हैं, पता की हैं। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी गए नहीं है। आज थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो अपने पास रखिए, मैं भी रख लेता हूँ अपना बेयर एक्ट। मैंने आपको कहा है कि जब भी आप क्लास लें प्लीज कीप योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद यू, या कोई भी, अगर आप मेरे साथ फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं, आप बीएनएस पढ़ रहे हैं तान्या मैम के पास साथ, या आप टॉट में तो चलो होता ही है, जूरिस्प्रूडेंस में भी कोई बेयर एक्ट होता ही नहीं है। फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं, बीएनएस पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, हमारे पास सामने पीडीएफ में भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन always keep your bear act with you. This is the first and the foremost thing अगर आप सही से लॉ सीखना चाहते हैं तो। वापस आता हूं सब्जेक्ट के ऊपर, एक हल्की सी बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कल संडे था और आपने पूरे मजे किए हुए हैं, मुझे पता है। पढ़ाई पूरी तो चलो कहाँ, तो एक हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने कहा वी हैव स्टार्टेड विद द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट ही है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट कैसे बनता है हमने ये पढ़ा, हल्का सा मतलब हल्का सा उसमें ओवरव्यू लिया कि एग्रीमेंट के लिए हमें प्रॉमिस चाहिए, हमें कंसीडरेशन चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए वापस देना उसमें, ठीक है। और ये सब चीजें कहाँ डिफाइंड है? ये सेक्शन 3 में डिफाइंड है, प्रॉमिस, कंसीडरेशन। आप आज पढ़ेंगे हम। ऑफर, ऑफर होती है, ठीक है। फिर जब ये प्रॉमिस, कंसीडरेशन सब कुछ हो गया, जब ये एक्सेप्ट हो जाता है, वो एक प्रपोजल, जो आपका प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, दिस सिग्निफाइज असेंट। आपका एक असेंट आ जाता है उसके ऊपर कि आप ये चीज करते हैं, और आपने प्रपोजल को असेंट दे दिया, आपने अपनी प्रपोजल को हामी भर दी, यस कर दिया कि यस आई वांट दैट। और प्रपोजल आज हम पढ़ेंगे, प्रपोजल 2A में डिफाइंड है, ठीक है। वो सब एग्रीमेंट होता है। और एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होते हैं? सेक्शन 10 मैंने आपको बताया, इसको अच्छी तरह हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सेक्शन 10 एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे दी, प्लस 4 अदर एक क्राइटेरियाज होते हैं, धीरे धीरे कर कर आपको सारे समझाता रहूंगा। ये सब चीजें जो है वो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। ऑफर भी हल्का हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ यहां तक आप सबको क्लियर होगा। दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। इनफैक्ट इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा मैंने बनाया था। मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ी टर्म होती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में सिर्फ वही एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। हर एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता। कैसे पता लगता है? सेक्शन 10 बात करता है। और ज्यादा जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे और ज्यादा समझेंगे। दिस वॉज अ क्विक रिवीजन। अब जरा लिखिए अपनी कॉपीज पर, यही जो मैंने आपको समझाया, यही इसी चीज को बस मैं आपकी कॉपीज पर लिखवा रहा हूं। लिखिए, all those agreements, all those agreements which according to the regulations of, according to the regulations of Indian Contract Act are not void। सारे वो एग्रीमेंट्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंगली वॉइड नहीं है, वॉइड के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए रिस्ट्रिक्टेड, आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स। वो सभी एग्रीमेंट्स जो हैं दोज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड इसी के साथ कंटिन्यू कीजिए, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो, and Indian Contract Act also provides that
only the breach of contract is redressable. मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत क्लियर है इस चीज में कि मान लीजिए, देखिए ये जो मैं जिसको ये थोड़ा सा ये कर रहा हूं, हम इनमें आपको रेड्रेसल नहीं दे सकते। ऐसे तो आपने करोड़ों एग्रीमेंट कर ली, आपने जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया, आपने किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने किसी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, हम उसको एनफोर्सिएबल थोड़ी कर सकते हैं। ना हम उसको एनफोर्स कर सकते हैं, ना हम उसका रेड्रेसल दे सकते हैं। रेड्रेसल हम सिर्फ उन्हीं का दे सकते हैं जिसको मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूं, जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर वो लॉ के द्वारा एनफोर्स हो सकते हैं, अगर उसका ब्रीच होता है तब हम आपको रेड्रेसल देंगे। आगे देखिए, फुल स्टॉप। दिस मीन्स दैट if an agreement this means that if an agreement which do not comply with which do not comply with the regulations which do not comply with the regulations and are not valid and are not valid comma will be termed as void agreement. देखिए, फैमिली लॉ अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा, हमने सेक्शन 5 पढ़ा फैमिली लॉ का। उसमें सेक्शन 5 में हमने फैमिली लॉ में क्या बात की है कि कौन सी मैरिजेस प्री कंडीशंस चाहिए फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। अगर सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा कि अगर वो नहीं है तो फिर आपकी मैरिज ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाती है। और यहां पर भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आईसीए के अकॉर्डिंगली, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंगली आपके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे एग्रीमेंट, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड है। आगे लिखिए, वॉइड एग्रीमेंट्स कहां हमने लिखा, विल बी टर्म्ड एज वॉइड एग्रीमेंट एंड आर नॉट कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स। हम उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। एंड दस देयर ब्रीच इज नॉट रिड्रेसेबल। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट्स का जो कि वॉइड है, इनका ब्रीच होता है इन सब का, तो वी आर सॉरी, लॉ इज सॉरी, कोर्ट इज सॉरी, हम इन सब में कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उन्हीं का आपको रेड्रेसल दे सकते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल है, ठीक है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, दिस इज द सेकेंड रीजन वाई दिस इज द सेकेंड रीजन वाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट द This is the second reason why Indian Contract Act is not the whole law of agreements. इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो होल लॉ, कंप्लीट लॉ नहीं है एग्रीमेंट्स का। इनके अलावा भी करोड़ों एग्रीमेंट्स हैं जो हो सकते हैं, लेकिन हमने छोटे से एग्रीमेंट्स को पकड़ा और उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट का। इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है, एक्ट जो है, वो सारे एग्रीमेंट्स का लॉ नहीं है, ठीक है। फुल स्टॉप। That is why it is also said that every contract is an agreement. Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं, ये अब जो मैंने डायग्राम बनाई है आपके सामने, इसमें यही तो हम बात कर रहे हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बने वो एग्रीमेंट ही है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है। दैट इज, आगे लिखिए, दैट इज ओनली दोज एग्रीमेंट्स दैट द लॉ सीक्स टू एनफोर्स only those agreements that the law seeks to enforce are termed as contracts. सिर्फ वही एग्रीमेंट्स जो जो आप एनफोर्सिएबल है, उन्हीं को आप कॉन्ट्रैक्ट्स कह सकते हैं। इवन आगे फुल पैराग्राफ चेंज करके देखिए, अगर आप मैं खोल ही लेता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इवन इफ यू लुक एट प्रियम्बल में खुद ये चीज लिखी गई है। आप लिखिए, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट The preamble of Indian Contract Act also states that the Indian Contract Act यानी कि ICA, इसी को मैं कह रहा हूँ ICA, अगर मैं ICA बाई चांस बोल भी देता हूँ ना तो उसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपने पूरा ही लिखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और क्या बोला, द preamble of the Indian Contract Act also states that the Indian Contract Act is defining, ये देखिए क्लियर लिखा है यहाँ पर, defining and amending only certain parts of law.
एंड नॉट ऑल, प्रियम्बल में लिख दिया गया कि हम सर्टेन पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स को कर रहे हैं, सबको नहीं कर सकते और पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकता है। शॉर्ट टाइटल हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि दिस इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले यहाँ पर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा था, लेकिन वो अब नहीं है, अमेंडमेंट हो चुकी है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कोई भी अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसकी डेट जरूर याद किया करो। आगे सेविंग क्लॉज दिया। सेविंग क्लॉज में क्या कहा? कहता नथिंग हियर इन कंटेन शेल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन not hereby expressly repealed, nor any usage, custom or of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provision of this act। लेमा लैंग्वेज समझा दूं आपको क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि आईसीए प्लस एनी स्पेशल लॉ प्लस सम लोकल लॉ, कोई स्टेट का लोकल लॉ हो सकता है, पंजाब का, दिल्ली का, प्लस कस्टम्स, these will all collectively prevail and these will all collectively be enforced। हाँ, अगर कोई कस्टम ऐसा निकल आता है जो अगेंस्ट आईसीए है, अगर कोई लोकल लॉ निकल आता है जो अगेंस्ट आईसीए है, तो फिर क्या आएगा? फिर आईसीए की प्रोविजन होगी, लोकल लॉ या कस्टम की नहीं होगी। लेकिन जस्ट इन केस स्पेशल केसेस में स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कुछ स्पेशल स्टैट्यूट्स होते हैं, ठीक है, याद है आपको? स्पेशल स्टैट्यूट्स, गारंटी, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अगर उनकी बात आती है तो फिर वो प्रिवेल करेंगे, फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीए नहीं प्रिवेल करेंगे। आई जस्ट होप आई एम लाउड एंड क्लियर और आपको ये चीज समझ आ रही है। अब हम थोड़ा सा बेयर एक्ट में, ये सब चीजें हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, हल्का सा ही ज्यादा बताया थोड़ा। अब हम थोड़ा सा बेयर प्रोविजन में आते हैं और एक्चुअली में डाइव इन करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने आपको बहुत बार ये बात कह दी है, दिस इज अ थर्ड क्लास ऑन द लर्निंग एज प्लेटफॉर्म, कि वेन एवर अ कॉन्ट्रैक्ट सामने आता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज ऑफर। ऑफर को हम प्रपोजल भी कह सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर एंड प्रपोजल इज वन एंड द सेम थिंग, कुछ इनमें डिफरेंस नहीं है। आपको ऑफर लिखा है, आपको प्रपोजल लिखा है, सेम थिंग है। हाँ, कई कई बारी अनऑफिशियली इन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग निकल जाता है। ऑफर को थोड़ा सा ऐसे लाइटली सा ले लेते हैं, प्रपोजल को थोड़ा ऑफिशियल ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल लिखा हो, ऑफर लिखा, वन एंड द सेम थिंग। एंड प्रपोजल इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपके बिल्कुल सामने ही है। एक बार बेयर प्रोविजन देते हैं, एक बार बेयर रीडिंग देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एक्ट को और इस क्लॉज को। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हो क्या। धीरे धीरे समझाता जाऊंगा, एक एक लाइन समझाता जाऊंगा, एक एक लाइन लिखवाता जाऊंगा। अपनी कॉपीज पेन हाथ में रखिए। मैंने पहली क्लास में बताया था, जब भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, कोई भी लॉ मेरे साथ पढ़ रहे हैं, फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, दो चीजें हमेशा आपके पास होनी चाहिए, एक आपका बेयर एक्ट, दूसरा आपका कॉपी पेन। जो भी मैं चीजें बोलूं, लिखवाऊं, कुछ भी करूं, लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर, वेरी गुड, वो तो नोट करने करना, बोल भी रहा हूं वो भी नोट करना। यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं तो जो भी बोला जा रहा है लिखना है, जो मर्जी हो जाए। और आप जानते हैं दिस इज अ लाइव क्लास ऑन द प्लेटफॉर्म लर्निंग एज। लाइव क्लास में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप कभी भी लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, आपके पास चैट सेक्शन होता है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज जैसे ही करेंगे टीचर के पास पहुंच जाता है, आपका हैंड रेज हुआ है। आप चैट सेक्शन में चैट कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस इसे रिकॉर्डेड देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो आप तब भी आपके पास चैट ऑप्शन रहता है हमारे पास। और व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेरी हो वो तो पूछ ही सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वैसे बता दिया था फर्स्ट क्लास में, दोबारा बताता हूँ, 7827013135। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। यहाँ हर डाउट आप पूछ सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2A में डिफाइंड है ऑफर। ऑफर मतलब मैंने एक स्टेटमेंट दी, वो एक ऑफर कब बनती है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं एक बहुत लेमन सिंपल लैंग्वेज में आपको कहता हूं, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप, विल यू ज्वाइन?
ये मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। मैं एक शॉप ओपन करने वाला हूँ, लेट्स से समोसों की शॉप है, समोसा बनाने की, हलवाई बनने वाला हूँ मैं। वैसे भी लर्निंग एज के बाद मैं हलवाई बनने वाला हूँ। तो एक क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि मैं हलवाई की दुकान जो है वो खोलने वाला हूँ, समोसों की दुकान खोलने वाला हूँ, तल तल के समोसे दूंगा। आप सब जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर एनरोल्ड एंड लर्निंग एज में, तो वो सब आप मेरे से खाने आना है ना, समोसे मैं तल तल के बनाऊंगा। तो अपने में दोस्त से, मेरा एक दोस्त है, तो कोई भी मान लो XYZ दोस्त है, उसे कह रहा हूँ कि यार मैं समोसों की दुकान खोलने वाला, तू मुझे ज्वाइन करेगा? दिस इज माई ऑफर। अगर वो एक्सेप्ट करेगा, हम दोनों में प्रॉमिस हो जाएगा, प्रॉमिस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर वो पीछे भाग नहीं सकता। अब समझते हैं बेयर प्रोविजन क्या कहती है। मैं एक बार रीड करता हूँ, फिर मेरे साथ साथ आप नोट करते जाना। आप भी अपने बेयर एक्ट हाथों में रखो, मैं भी अपने हाथों में रखता हूँ। मैं भी एक बार इधर रखता हूँ, बेयर एक्ट खोलूँ अपना। जी देखिए, कहता, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, comma, he is said to make a proposal. एक बार रीड कर लिया, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको एक वृत्ति भर भी समझ ना आया। नहीं समझ आया तो मैं किस लिए हूं, मैं यही काम के लिए तो हूं। अब समझते हैं इसे क्या कह रहा है, अब वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं, फिर समझते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए देखिए, कहता व्हेन वन पर्सन, एक पर्सन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, सिग्निफाई का इवेंचुअली मतलब है, अगर आप इसे तोड़ मरोड़ कर भी देखोगे, सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, किसी को अपनी बात कहना। क्योंकि ऑफर तभी कंप्लीट होगी ना जब आप किसी को अपनी बात पहुंचा दोगे। आप अपने ही मन में सोची जा रहे हो, फरारी खरीद लूंगा, फरारी खरीद लूंगा, डिफेंडर खरीद लूंगा, डिफेंडर खरीद लूंगा, मर्सिडीज खरीद लूंगा। क्या मतलब? जब तक आप डिफेंडर के शोरूम में, रेंज रोवर के शोरूम में जाके कह नहीं रहे कि मुझे डिफेंडर दे दो, तब तक ऑफर कैसे बनेगी? खुद से ऑफर थोड़ी रखनी है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर रहा है, यहां तक इतना मतलब मुझे समझ आया। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यहां तक कितना समझ आया कि एक पर्सन। तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पर पता लग रही है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टीज फॉर अ वैलिड ऑफर। नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होनी चाहिए? टू और मोर। आप अपने आप को ऑफर थोड़ी दे दोगे यार, बहुत बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब नंबर ऑफ पार्टीज, एक पर्सन दूसरे को कह रहा है, मतलब 2% तो एटलीस्ट इसमें होंगे। अनलेस एंड अनटिल मैक्सिमम जो है वो लिमिटेड हो किसी स्पेशल स्टेट्यूट के साथ। कई की बार स्पेशल स्टेट्यूट में लिमिटेड होता है कि मैक्सिमम आप इतने ही कॉन्ट्रैक्ट, इतने ही पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम है, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। सिग्निफाइज का मतलब आप अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं। किसको? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। क्या कह रहे हैं? आप अपनी विलिंगनेस कह रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी विलिंगनेस कह रहे हैं। विलिंगनेस का मतलब वॉलेंटेरिली, आप अपनी खुद की मर्जी से अपनी बात कह रहे हैं दूसरे को। ठीक है, आप अपनी विलिंगनेस से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि या तो तू ये चीज कर, टू डू, या तो ये चीज तू कर, या टू अब्सटेन, या फिर तू ये ना कर। आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए, टू डू का मतलब ये है कि यहां पर पॉजिटिव कोनोटेशन है। यहां पर पॉजिटिव कोनोटेशन का मतलब ऑब्लिगेशन है कि ये तू चीज कर, पॉजिटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। टू एब्सटेन का मतलब होता है नेगेटिव ऑब्लिगेशन, आप उसे रोक रहे हैं, तू मत करे। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यहां पर एक वर्ड है यूज किया, एनीथिंग। एनीथिंग में तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इमेजिनेबल, यू कैन आस्क टू डू हिम एनीथिंग इमेजिनेबल। हाँ, अगर इम्पॉसिबल चीज कह दी कोई आपने जो पॉसिबल ही नहीं है, फिर वहां पर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि अगर आप इम्पॉसिबल चीज कह दोगे तो वो चीज वॉइड हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा यू कैन आस्क हिम और हर टू डू एनीथिंग, बियर प्रोविजन में लिखा, विद अ व्यू। अब आपने बात तो कह दी, लेकिन आप इस व्यू से कह रहे हो, इस एक्सपेक्टेशन से कह रहे हो, इस चीज से कह रहे हो कि आप दूसरे का असेंट ले सको। असेंट मतलब उसकी यस करवा सको, उसको राजी कर सको इस चीज के लिए भी। भाई मैं जैसे, मैं अपनी एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा लर्निंग एज के बाद प्रोग्राम है समोसे बनाने का।
तो मैं यही दूसरे अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ, मेरा दोस्त अभिषेक मान लो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है अभिषेक शुक्ला वाराणसी के। तो मान लीजिए उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई लर्निंग एज के बाद मैं समोसे तलूंगा, तू ज्वाइन कर ले। तो मैं उससे असेंट लेना चाहता हूँ, वो हाँ कह दे। ठीक है, असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट। ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? ये ऊपर जो जो आपने बताया उसे करना या फिर नहीं करना। तो ये चीज जो मिलकर बनाती है, ये मिलकर बनाती है प्रपोजल। इसमें क्या क्या, अब ये हमने बेयर प्रोविजन पढ़ लिया, समझ आ गया सबको अच्छे से। अब एक बारी जरा मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेप टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? आपके सामने प्रपोजल, जिसे हम ऑफर कह रहे हैं। क्या इसमें क्या क्या चीजें आई? देखिए, सबसे पहली चीज आई क्या? व्हेन वन पर्सन टू अनदर, नंबर ऑफ पार्टीज पता लगी हमें कि भाई ये जो सिली मिस्टेक्स होती है, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ये खुद ही सही कर लेगा, क्योंकि जब टीचर आपको पढ़ाते हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। व्हेन वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाई ये सेकंड इंग्रेडिएंट है। थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है? क्या सिग्निफाई का है? क्या सिग्निफाई कर रहा है? इज विलिंगनेस। उसकी वॉलेंटरीली जो वो कहना चाहता है, वो विलिंगनेस कर रहा है। क्यों कहना चाहता है? किस लिए? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम, किससे? फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ भी कह सकता है। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग इमेजिनेबल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है, लेकिन वो ये सब चीजें जो भी कह रहा है ना, वो इस व्यू से कह रहा है, इस इंटेंशन से कह रहा है। विद व्यू का मतलब कि इस इंटेंशन से कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना सके, विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ व्यू टू ऑब्टेन द assent of that other to such act or abstinence। विद द व्यू का बेसिकली यहां पर मतलब है कि वो इस इंटेंशन से ये बात कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सके। आप ऑफ, क्योंकि अब आप ऑफर दे रहे हैं, हम ऑफर ही तो पढ़ रहे हैं, प्रपोजल ही तो पढ़ रहे हैं। और जब मैं किसी को ऑफर दूंगा तो मैं इसी व्यू से तो कह रहा हूं कि वो मुझे हाँ कर दे, है ना? कोई भी इसलिए तो ऑफर देता नहीं कि मुझे ना कर दे। तो ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रपोजल। पहले ऑफर ऑफर हुई, फिर प्रॉमिस होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, बनता एग्रीमेंट ही है। ये प्रपोजल जो अभी दे रहा है बनेगा भी एग्रीमेंट इवेंचुअली, लेकिन फिर सेक्शन 10 में अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है एग्रीमेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आर बोथ इंटरचेंजेबल वर्ड्स। इस आईसीए में, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक अलग अलग चीज है। लेकिन जैसे अब टीपी पढ़ोगे आप, टीपी आगे जाके पढ़ोगे आप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या फिर रेंट एग्रीमेंट की एग्जांपल दी थी मैंने, वहां पर वर्ड्स एग्रीमेंट ही यूज्ड है इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। है वो कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड एग्रीमेंट ही यूज्ड है। तो अदर स्टैट्यूट्स में दोनों का मतलब सेम ही माना जाता है। आईसीए में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीज होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो यहां पर मैं पकड़ना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको वर्ड्स हाईलाइट करी जा रहा हूं और वो समझा दूं। सबसे पहली चीज यहां पर जो हमें समझनी है, दैट इज पर्सन। कि यहां पर पर्सन का मतलब क्या? क्या पर्सन कंपनीज को भी इंक्लूड करती है? क्या पर्सन सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही इंक्लूडेड है? क्या एनिमल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? क्या पर्सन में सिर्फ लीगल एंटिटीज ही आएंगी, आर्टिफिशियल एंटिटीज नहीं आ सकती? क्या पर्सन में एआई भी आ सकता है? ऐसे हजारों डाउट्स पैदा हो सकते हैं, हजारों। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक थोड़ा सा चीज बताता हूँ। देखिए, व्हेन इट कम्स टू आईसीए ना, आईसी का मतलब वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लीज इसमें मत कंफ्यूज करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ बेस फॉर मर्चेंटाइल। मर्चेंटाइल का मतलब बिजनेस। ये बिजनेस का बेस है एक, इसी के बेसिस पर सब चलता है। जैसे मर्चेंटाइल में, जैसे मतलब कि बिजनेस चलना, कोई प्रोफेशन, जैसे समझ लो कोई लीगल प्रोफेशन है, वो भी इसी बेसिस पर चलता है। आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे लर्निंग है जो आपको टीचिंग सर्विसेज दे रही है, नॉलेज दे रही है, वो भी। कोई इंडिविजुअल है, वो भी। सो मतलब मर्चेंटाइल में एवरी लीगल एंटिटी इन्वॉल्व्स, और आईसीओसी का बेस है, मतलब एवरी लीगल एंटिटी इसमें इन्वॉल्व है। तो
तो इसमें क्या कॉर्पोरेट्स भी, कॉर्पोरेशंस भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल है। कंपनीज भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल है। ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है? 100%। तो इट इन्वॉल्व्स एवरी काइंड ऑफ पर्सन। कौन से मैं आपको लिखवाता हूँ, लिखिए अपनी कॉपीज पर। एज द, और एक और चीज मैं लिखवाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा सामान नीचे गिरता जा रहा है, ये नहीं बताना था। ये बताना ये था कि इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कोई भी खोल लो, कोई सेक्शन 2 खोल लो, आप कुछ और खोल लो, सेक्शन 3 खोल लो, कहीं पर भी पर्सन वर्ड इज नॉट डिफाइंड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पर्सन वर्ड नोवेयर डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट। अब आईपीसी में जाओगे तो आईपीसी में तो डिफाइंड है, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो हमें खुद से ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पर्सन क्या है। वो लिखिए, समझाता हूँ। एज द कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट्स, एज द कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट्स मर्चेंटेलिटी। मुझे प्लीज 2 मिनट दे दिया है ना, ऐसे पॉज आए 2 मिनट पानी पी लूं, तो प्लीज कुछ सोचना मत, मैं मुझे इतना अलाउ कर देना। कैन आई ड्रिंक वाटर? आप कहोगे तो मैं आपसे पूछ के पी लिया करूंगा। लिखिए, एज द कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट्स merchantility, comma, the person should, the person person word मतलब the person word should include all those entities, all those entities that are eligible to carry out, that are eligible to carry out such activities in law, such as, अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है? सच एज इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स में कौन से? सच एज कॉर्पोरेशंस, कॉमा कंपनीज, कॉमा सोसाइटीज, etc. Therefore, the term person qualifies, therefore the term person qualifies natural and artificial legal personalities. पर्सन सबको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है? पता लग गया भाई? पर्सन वर्ड तो मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ लग गया? इसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज सिग्निफाइज। हाईलाइट करता जा रहा हूं क्योंकि वो आप सब हेडिंग दे दिया करो अपनी कॉपीज पर जो मैं समझाने लगता हूं। अगला वर्ड आता है सिग्निफाइज। अब इसका मतलब क्या है भाई? सिग्निफाई एक कौन सा अंग्रेजी वर्ड आ गया? कौन सी अंग्रेजी चल रही है यहाँ पर? वर्ड है सिग्निफाइज। ठीक है, लिटरल इंटरप्रिटेशन करूं इंग्लिश में, दैट मीन्स टू कम्युनिकेट। और यहां पर भी यही मतलब है कि आप अपनी बात दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट का मतलब क्या? मान लीजिए यहां आप हैं, यहां आपका दोस्त है, आपने कहा आई वॉन्ट टू सेल माई फरारी। आपने कहा फरारी में अपनी सेल करना चाहता हूं। आपका दोस्त आपसे 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, आपने अपने दोस्त को ही कहा कि मैं फरारी बेचना चाहता हूं, तू लेगा? तू लेगा फरारी? भाई ये ऑफर है, जेन्युइनली ये ऑफर है। आपने उसी से आप पूछ रहे हो कि यार तू फरारी ले ले मेरी, तू लेगा? दिस इज एन ऑफर। लेकिन क्या ये ऑफर ऑफर मानी जा रही है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सोचने वाली बात है। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं हो रही ना यार, यहां तक तो पहुंच ही नहीं रही। जब तक उसका दोस्त, जिसको आप मतलब बेसिकली हम इसे कहते हैं एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट करना है, एक प्रपोजर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। ये प्रपोजर है जो प्रपोज कर रहा है, एक एक्सेप्टर होता है। अब आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक प्रपोजर की बात एक्सेप्टर तक पहुंचेगी नहीं, तब तक ऑफर कैसे कंप्लीट हो जाएगी? कैसे हो जाएगी मुझे बताइए मेरे दोस्तों, कैसे हो जाएगी? आप तो हवा में कह देंगे कि मैंने तो ये चीज बेच दी। अरे दूसरे को पता तो लगे आप बेचना क्या चाहते हो, तभी तो वो खरीदेगा। और यहीं से एक ऑफर आती है, और यहीं से एक ऑफर कंप्लीट होती है जब वो कम्युनिकेट हो जाती है दूसरे के पास। अब लिखिए इसे, फटाफट लिखिए। द टर्म सिग्निफाइज इंडिकेट्स, द टर्म signifies indicates communication of,
the term signifies indicates communication of the willingness of, आप उसे willingness दिखा रहे हैं अपनी, the willingness of doing or not doing anything by doing or not doing anything by the person who shows his willingness, the person who shows his willingness in short communication by, नहीं आप ऐसा नहीं गलत, willingness के बाद कॉमा डालिए, willingness कॉमा in short communication by the one who makes this proposal, full stop. In short, communication by the one who makes this proposal, full stop. It is also to be noted that communication can be made by, अब मोड की बात कर रहे हैं हम, यहां पर मैं आपको लिखवाने वाला हूं कि कम्युनिकेशन किस मोड से हो सकती है. कम्युनिकेशन कैन बी मेड बाय any mode of communication. Communication can be made by any mode of communication, that is physical और इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी तरह हो सकती है. आप चिट्ठी लिखे तो फिजिकल है, आप मुंह पे कह रहे हो फिजिकल है, आप फोन पे बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक है, आपने ईमेल भेज दी इलेक्ट्रॉनिक है, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया इलेक्ट्रॉनिक है, वो भी कम्युनिकेशन ही है, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक. एंड इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, फुल स्टॉप. It can be express or implied. आगे लिखिए. According to Section 4 of Indian Contract Act, the communication of proposal is considered properly communicated and complete if it comes to the knowledge of the person to whom it is made. मतलब जब ये कंप्लीटली उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगा जिसको ये कहा गया है, उस मोमेंट पर हम समझेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है. दैट मींस आपकी ऑफर जो है कंप्लीट हो गई. देखो, जो प्रॉमिस कह रहा है करने के लिए उसे हम प्रॉमिजार कहते हैं, जो प्रॉमिस कर रहा है उसे हम प्रॉमिसी कहते हैं. तो वंस द प्रॉमिसी एक्सेप्ट द ऑफर, वो प्रॉमिसी बन जाता है एक्सेप्टर से, और प्रपोजर बन जाता है प्रॉमिसर, जिसने कहा कि प्रॉमिस कर ले. और ये उसकी जब नॉलेज में आ जाता है तब कंप्लीट हो जाती है ऑफर. क्लियर है? किसी का कोई भी यहां तक डाउट है प्लीज पूछिए, मोस्ट वेलकम, बार बार कहता हूं मैं. अच्छा, इसके बाद चलो, ये तो हो गया अपना सिग्निफाइज हो गया. सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट. अब एक वर्ड आता है हिज विलिंगनेस. एक काफी बड़ा वर्ड है हिज विलिंगनेस. हिज विलिंगनेस को थोड़ा सा हमें और डेप्थ में जाकर समझना पड़ेगा कि हिज विलिंगनेस का मतलब बेसिकली क्या है. यहाँ पर अभी मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं. हिज विलिंगनेस का मतलब कि वॉलेंटरीली वो खुद की मर्जी से ये कर रहा है और ये कह रहा है उसको क्या कि तू ये कर या फिर ना कर. मतलब, और पता आपको, यहीं से विलिंगनेस से ही, इस हिज विलिंगनेस वर्ड से ही एक नया कंसेप्ट इवॉल्व होता है. एक तो ऑफर हम पढ़ ही रहे हैं, दूसरा इनविटेशन टू ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? जैसे मेन्यू कार्ड्स होते हैं. मेन्यू कार्ड्स एक ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? समझाऊंगा मैं, अभी आप माइंड पे स्ट्रेस न डालो, बहुत सिंपल चल रहा है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हिज विलिंगनेस से ही एक नया कंसेप्ट आ रहा है, क्योंकि वो वॉलेंटरीली अपनी ये बात कहना चाहता है या फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप मुझे आकर ऑफर दीजिए.
वहां पर ये कंसेप्ट आता है इनविटेशन टू ऑफर का, कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी न्यूज़पेपर में, कि मेरे 2 घर हैं, 2 गाड़ियां, एक फरारी, एक रेंज रोवर है, एक बुगाटी है, एक BMW बाइक है, और ऐसे XYZ चीजें। मैंने कहा, मैंने न्यूज़पेपर में सबको इन्फॉर्मेशन फैला दी कि मैं इसे ऑप्शन के थ्रू बेचना चाहता हूँ। तो वेनेवर मैं वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा हूं, तो मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर दीजिए। मैं आप सबको कह रहा हूं, मैंने आपको ऑफर नहीं दी। मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि मैं आपको इतने में 100% बेच रहा हूं, आप खरीदोगे? नहीं, मैं आपको ये कह ही नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूं, आप आइए, मेरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन अब मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप अपनी बिडिंग लगाइए, आप मुझे ऑफर दीजिए कि आप 1 करोड़ में खरीदेंगे, 2 करोड़ में खरीदेंगे, 5 करोड़ में खरीदेंगे, 10 करोड़ में खरीदेंगे, जितना भी आप कहेंगे, फिर मैं देखूंगा, उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर दो। ऐसे ही हर शॉप पे भी ऐसे ही होता है। शॉप पे आप जाके उसे ऑफर दे रहे हो, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा, फिर वो एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? यू एक्सेप्ट, मतलब जो जो आपने नॉलेज दी उसे आप एक्सेप्ट करोगे। और वहीं से ये कंसेप्ट आ रहा है, इनविटेशन टू ऑफर। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसके बारे में हमें बहुत डेप्थ में समझना है, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, क्लियर है? इनविटेशन टू ऑफर। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो मैं 2-3 लाइन यहां पर लिखवा देता हूं आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इनविटेशन टू ऑफर से पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा। लिखिए, द टर्म विलिंगनेस इंडिकेट्स, द टर्म विलिंगनेस इंडिकेट्स द डिजायर, मैं अपने डिजायर दिखा रहा हूं आपके सामने, द डिजायर टू डू और abstain from doing anything, or abstain from doing anything, comma, when other person, when other person is required to give, when other person is required to give assent to that thing। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट से आपको दिखा रहा हूं कि वो जो अदर पर्सन है वो मेरी थिंग को असेंट दे, फुल स्टॉप। दिस विलिंगनेस इज शोन बाय, this willingness is shown by way of communication, way of communication, and is understood by, and is understood by assessing the words and intent of the person showing the willingness। और ये कैसे पता लगती है विलिंगनेस? दूसरे की वर्ड्स के साथ, उसके इंटेंट के साथ, उसके कंडक्ट के साथ, वही सब चीजें तो विलिंगनेस बनती हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कीजिए। समटाइम्स कम्युनिकेशंस मेड, sometimes communications made by a person do not qualify such willingness, do not qualify such willingness, and it is only, and it is only indicative of willing to do something, no, nahi, it is only indicative of providing information or terms on which he is willing to do something, willing to do something, comma, in such cases, in such cases, he, in such cases, he generally expects that whomsoever is willing to, in such cases, he generally expects that whomsoever is willing to accept such terms must come and shows his willingness to do as stated। ये मैं इनविटेशन टू ऑफर की इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूं आपको। एज स्टेटेड,
and thus this communication of such terms is generally considered as an invitation to offer. मैंने आपको विलिंगनेस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाई, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखवाई, इसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर की लिखवाई. इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. अभी मैंने समझाया नहीं, अभी सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और एक लाइन लिखवाई. बहुत अच्छी तरह कल की क्लास में हम इसे समझेंगे. जो स्टूडेंट जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो मुझे लर्निंग एज पर बाकी क्लासेस देख सकते हैं. हमारा फुल लीगल बैच है कलेक्टिवली जिसमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. इंडिविजुअली ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. अगर आप इस बैचेस में एनरोल होते हैं तो आपको वेयर एक्ट आपके डोर स्टेप डिलीवरी पर है. 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ बैचेस आते हैं. अगर आप करना चाहें मोस्ट वेलकम. और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आप हमारी लर्निंग एज एप्लीकेशन पर आकर देख सकते हैं. बहुत सारे डिस्काउंट्स जो है वो चलते रहते हैं, कभी दिवाली डिस्काउंट, कभी कुछ डिस्काउंट, कभी कुछ, तो वो हम देते रहते हैं. आप तब भी एनरोल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपने यहाँ तक क्लास देख ली और ये वीडियो देख ली है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.